रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त बदलता है, वक्त बदलता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम कुमार ऑफिशियल में। अब तक हमने मानव रोग की सीरीज में जीवाणु जनित रोग कंप्लीट कर लिए और आगे हम वायरस जनित रोग को पढ़ेंगे। तो बने रहिए अपने इस वीडियो के साथ और चलते हैं अपने नोट्स की ओर और पढ़ते हैं वायरस जनित रोग। तो अभी तक हमने जीवाणु जनित जो रोग थे उसके बारे में पढ़ लिया है और आगे अब इस वीडियो में हम वायरस जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। वायरस जिसे विषाणु भी कहते हैं उसके बाद उससे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वायरस जिसे विषाणु भी कहते हैं, ये शब्द किसने दिया है? M.W. वेंजोरिक। वैज्ञानिक का नाम क्या है? M.W. वेंजोरिक। अब इससे होने वाले रोग, सबसे ज़्यादा रोग है जो विषाणु से होते हैं। टोटल 25 रोग है, 25 रोग इससे है। तो इसके लिए ना कोई ट्रिक है ना कोई, इसको आपको मल्टीपल रिवीजन के साथ ही याद रखना पड़ेगा। और एक बात ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दूसरे जितने भी रोग हैं वो सभी हम ट्रिक से याद कर लेंगे। तो जो रोग उसमें नहीं होगा वो कौन सा होगा? वायरस जनित रोग होगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े से ज़्यादा रोग पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि, क्योंकि रोग बहुत सारे हैं लेकिन इनसे क्वेश्चन तो आने ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4। तो अब हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहले कौन कौन से रोग हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। पहला रोग है एड्स। एड्स आपने सुना ही होगा, जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। तो एड्स विषाणु बैक्टीरिया से विषाणु वायरस होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस जिसे पीलिया भी कहते हैं, पोलियो जिसे बाल पक्षाघात कहते हैं, रेबीज, डेंगू, सामान्य जुकाम, चेचक जिसे बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स और शीतला कहते हैं, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, रूबेला, मम्स, कलसुआ, मम्स या जिसे कलसुआ कहते हैं। इसके बाद खसरा, मीजल्स या जिसे ओरी भी कहते हैं। इसके बाद है कोविड-19, कोरोना, फिर है सार्स, मार्स, इबोला, जिका, निपा, जापानी इंसेफेलाइटिस, हर्पीज, मंकी पॉक्स, येलो फीवर। वर्तमान में जो ज़्यादा चर्चा में चलते हैं जैसे जिका, इबोला, निपा, मंकी पॉक्स, कोविड-19, ये सभी क्या है? सभी रोग वायरस जनित रोग ही है। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा रोग कौन सा है? एड्स रोग। एड्स के बारे में हम स्कूल टाइम से पढ़ते हैं। एड्स हमारे स्कूल के सिलेबस में भी दिया हुआ होता है। तो एड्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए का मतलब एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी और एस का मतलब सिंड्रोम। इसका वायरस का नाम, बैक्टीरिया में तो उनके नाम से उनके जीवाणु का नाम याद हो जाता था, लेकिन वायरस जनित में आपको सभी की वायरस याद रखने पड़ेंगे और ये सब किस होगा? मल्टीपल रिवीजन के से ही संभव हो पाएगा। इसके बाद इसका जो वायरस है वो है HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसकी तो क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और इसकी है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। हमारा जो भी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो इस रोग एड्स में प्रभावित होता है। इसके अलावा प्रथम जो एड्स रोगी था वो कब मिला था? 1981 में। कहाँ पे मिला? अमेरिका में 1981 में मिला था। भारत में इसका पहला रोगी 1986 में चेन्नई में, लगभग 5 साल बाद 1986 में चेन्नई में मिला। और राजस्थान में इसमें भारत के
मिला उसके 1 साल बाद ही 1987 में पुरस्कार में ये प्राप्त हुआ था, एड्स का प्रथम रोगी। इसके अलावा जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है वो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का शुरू हुआ 1987 में। भारत में 1986 में पहला रोगी आया गया था और इसके 1 साल बाद 1987 में राष्ट्रीय एड्स दिवस कार्यक्रम भी घोषित कर दिया था। सरकार द्वारा प्रथम एड्स नीति कब लाई गई? 13 जनवरी 1998 में। कब? 1998 में। डेट याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ये ईयर याद रखना पड़ेगा। कब है? 1998, 13 जनवरी 1998। HIV के बारे में सर्वप्रथम मॉन्टगनी व रॉबर्ट सीगेलो। HIV वायरस के बारे में बताने वाला जो 2 वैज्ञानिक थे वो कौन कौन से? एक तो मॉन्टगनी और दूसरा है रॉबर्ट सीगेलो। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। उसके बाद WHO ने एड्स को क्या घोषित किया रखा है? स्लिम डिजीज। स्लिम डिजीज का अर्थ क्या होता है? स्लिम डिजीज उनको कहते हैं जिसमें व्यक्ति एकदम कमज़ोर हो जाता है, उनको उल्टी दस्त वगैरह आकर वो एकदम स्लिम हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं? स्लिम डिजीज। तो एड्स भी कैसा है? स्लिम डिजीज में व्यक्ति एकदम कमज़ोर और उसकी एकदम पतला हो जाता है। WHO ने इस हेतु स्लोगन भी दिया था। स्लोगन क्या है? अज्ञातता के कारण मत मरो, एड्स का बचाव ही उपचार है। मतलब WHO इससे क्या कहना चाहता है कि एड्स की अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, उससे जितना आप बच सकोगे वही उसका क्या है? उपचार है। इसलिए अज्ञानता के कारण मत मरो, एड्स का बचाव ही उपचार है। अतः ये एक ऐसा लाइलाज बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज ज्ञात नहीं है। इसके बाद एड्स फैलने की विधियाँ, मतलब एड्स किस कारणों से फैल सकता है? तो STD मैंने बोला था, ये क्या है? असुरक्षित यौन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उससे ये फैल सकता है। संक्रमित रक्त चढ़ाने से, मतलब किसी को एड्स हो रखा है और उसका ब्लड यदि किसी और को चढ़ाए तो उसको भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित सुई के प्रयोग से, अर्थात किसी को एड्स हो रखा है उसको जो इंजेक्शन दिया है वही एक स्वस्थ व्यक्ति को दे तो उसको भी एड्स हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित मांसपेशियों के यदि किसी की माँ को एड्स हो रखा है तो उससे जन्मने वाला जो बच्चा हो उसको भी एड्स होने की संभावना है। इसके अलावा इसका प्रकटन काल क्या है? तो इसका प्रकटन काल सर्वाधिक लंबा है। हमने देखा था कुष्ठ रोग का कितना है? 2 से 5 वर्ष। तो वो जो बैक्टीरिया जीवाणु वाले में सबसे लंबा प्रकटन काल किसका था? कुष्ठ का। लेकिन ओवरऑल सभी रोगों में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रकटन काल किसका है? एड्स का। कितना? 2 माह से लेकर 10 से 15 वर्ष। मतलब 10 से 15 वर्ष तक हो सकता है आपको पता ही नहीं चले कि आपके अंदर एड्स आपको हो रखा है, HIV वायरस आपके अंदर है। तो ये इसका प्रकटन काल सर्वाधिक है। इसके बाद है HIV वायरस के बारे में एक तो जानकारी दी गई है कि HIV वायरस कैसा वायरस है? एक RNA वायरस है। 2 प्रकार के वायरस होते हैं, एक RNA और एक DNA। तो HIV किस प्रकार का वायरस है? RNA वायरस है, जिसे क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। भारत में HIV टाइप C सर्वाधिक है। HIV के भी टाइप होते हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C। तो HIV जो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है वो HIV कौन सा है? HIV टाइप C। इसके अलावा विश्व में एड्स रोगी सर्वाधिक कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सर्वाधिक में एड्स रोगी कहाँ है? मुंबई में। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आप याद रखेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। और दवाइयाँ कौन सी दी जाए? दवाइयाँ याद रखना थोड़ी सी, बिलोवुडिन और जिलोवुडिन। बिलोवुडिन और जिलोवुडिन दोनों किस में दी जाती है? एड्स में उपचार के लिए दी जाती है। इसके अलावा कुछ जांचें, ये जांच थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली है, एलिसा। तो एड्स में कौन सी जांच की जाती है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है।
इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एलिसा लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये किसी क्या है? एलिसा की फुल फॉर्म है। इसमें एड्स की क्या की जाती है? ये एक एड्स की स्क्रीनिंग जांच है, मतलब इसमें पूरा शरीर को एक साथ स्क्रीनिंग की जाती है, तो ये स्क्रीनिंग जांच है। इसके अलावा पीसीआर किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी एड्स में की जाने वाली जांच है। पीसीआर की खोज किसने की थी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। तो ये वैज्ञानिक का नाम क्या है? मुलिस नामक वैज्ञानिक ने पीसीआर की खोज की थी। ये एड्स की कैसी जांच है? आधुनिक जांच है, मतलब सबसे मॉडर्न अभी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कौन सी है? पीसीआर। तो एक तरह याद रखना, एलिसा जो एक स्क्रीनिंग जांच है, पीसीआर जो सबसे आधुनिक जांच, और एक है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये कौन सी है? वेस्टर्न ब्लॉट है, ये एक निश्चात्मक टेस्ट है, मतलब वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आपका किया गया, उसमें एड्स पाया गया तो फिक्स है कि आपको एड्स है। ये इससे नीचे हो जाता है कि एड्स आपके शरीर में है। भारत में एड्स को नियंत्रण करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हुई है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? नाको। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे देश में एड्स को नियंत्रण करने का कार्य करती है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इसका उद्देश्य क्या है? एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में WHO की सहायता से हुई थी। ठीक है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? रेड रिबन। रेड रिबन इस प्रतीक चिन्ह, जिसका अर्थ क्या होता है? खतरा। तो याद रखना, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? रेड रिबन। नाको ने रेलवे की सहायता से एक रेड रिबन एक्सप्रेस नामक ट्रेन भी चलाई थी, जो एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए नाको और रेलवे ने मिलकर एक रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई थी। तो ये था हमारा एड्स। इसके बाद दूसरा जो हमारा रोग है उसका नाम क्या है? हेपेटाइटिस। हमने जब पिछली वीडियो में देखा था, तो जो दूषित जल और भोजन से फैलने वाले रोग है, पीली पोशाक टॉप है। तो इसमें पीली का अर्थ क्या था? पीलिया। तो पीलिया में देखा दो, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। वो क्या था? दूषित जल और भोजन से फैलने वाले रोग थे। इसलिए देखो, हेपेटाइटिस कितने टोटल? तो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी और ई। लेकिन ए और ई है जो क्या? दूषित जल और भोजन से फैलते। और सिर्फ हेपेटाइटिस ए को क्या कहते हैं? पीलिया भी कहते हैं। हेपेटाइटिस है तो 5 प्रकार की, लेकिन पीलिया किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को क्या कहा जाता है? पीलिया। उसके बाद जो दूसरे है हेपेटाइटिस बी सी और डी, ये कैसे होते हैं? ये संक्रमित रक्त चढ़ाने से होते हैं। संक्रमित रक्त चढ़ाने से फैलते कौन से? हेपेटाइटिस बी सी और डी। दूषित जल और भोजन से ए और ई, और जो 3 बचे वो किससे फैलते हैं? संक्रमित रक्त चढ़ाने से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस बी, जो एसटीडी यौन संबंध से भी फैल सकता है, मतलब असुरक्षित यौन संबंध से भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। BCD ये बी वाला संक्रमित रक्त से भी फैलता है और असुरक्षित यौन से भी फैल सकता है, और ये बी सबसे खतरनाक होता है। इसके आगे हमने हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस के जो वायरस नाम है वो याद करने बहुत आसान है। जैसे हेपेटाइटिस बी का कौन सा है? HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस ए का वायरस क्या है? HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। तो सी है तो हेपेटाइटिस सी वायरस, डी है तो हेपेटाइटिस डी वायरस, ई है तो हेपेटाइटिस ई वायरस। तो सबसे जो घातक है हेपेटाइटिस बी, उसके जो वायरस है उसकी सबसे सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? डॉक्टर ब्लूमबर्ग। डॉक्टर ब्लूमबर्ग ने इसकी जानकारी दी थी HBV वायरस की। ये काफ़ी मिला था ऑस्ट्रेलिया में, वैज्ञानिक भी ऑस्ट्रेलिया के है, और उन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम कि HBV सबसे घातक हेपेटाइटिस है, और इसे ऑस्ट्रेलियाई एंटीजन भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसकी खोज की थी, वहाँ पर नहीं पाया गया, तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियाई एंटीजन कहा जाता है। इसके अलावा
हेपेटाइटिस के वायरस को हेपेटाइटिस या हेपेटिना कहते हैं। जैसे HIV का हेपेटाइटिस ए वायरस है, इसमें हेपेटाइटिस ए होता है, HBV, HDV और EV। इसके अलावा हेपेटाइटिस का प्रकटन काल कितना होता है? प्रकटन काल होता है इसका 15 से लेकर 80 दिन। मतलब वायरस के शरीर में प्रवेश करने और लक्षण दिखने के मध्य कितना समय लग सकता है? तो कम से कम 15 दिन और अधिक से 80 दिन लग सकते हैं। ये इसका क्या प्रकटन काल। इस रोग में क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। हमारा जो लीवर है वो हेपेटाइटिस में प्रभावित होता है। ऐसा और ऐसे भी पूछते कि पीलिया में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। लीवर में क्या होता है? लीवर में सूजन आ जाती है। एक तो लीवर में सूजन आती है, इसके अलावा रक्त में बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन वर्णकों का स्तर बढ़ जाता है। ये दो जो वर्णक है उसका जो रक्त में क्या है, स्तर बढ़ जाता है। किसमें? हेपेटाइटिस में। जिससे त्वचा क्या हो जाती है? त्वचा और आँख और पेशाब का रंग पीला हो जाता है और इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? पीलिया कहा जाता है। त्वचा, आँख और पेशाब का रंग कैसा हो जाता है? पीला। इसके बाद नेक्स्ट है पोलियो या बाल पक्षाघात। पोलियो के वायरस का नाम क्या है? पोलियोमाइलाइटिस। ये पोलियो से याद रह जाएगा, पोलियो का पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो हमने पढ़ा था, ये दूसरी जलोपजन से फैलता है। इसमें प्रभावित तंत्र कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। इसमें हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित रहता है। इसके अलावा पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम किसने बनाया था? जोनास सोल्क ने बनाया था 1952 में। 1952 में किसने बनाया था? जोनास सोल्क ने। जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन ये जोनास सोल्क ने बनाया था, वो ओरल नहीं था, वो लगाया जाता था। जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? अल्बर्ट रॉबिन ने। इसके 3 साल बाद 1955 में बनाया था ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट रॉबिन द्वारा। इसके अलावा पोलियो को रोकने के लिए अभियान भी चलाया गया था पूरे विश्व में। कब? राष्ट्रीय लेवल पर चलाया गया था पल्स पोलियो अभियान 9 दिसंबर 1995 में। 9 दिसंबर 1995 में पोलियो अभियान चलाया गया था, पल्स पोलियो अभियान। इसमें सहायता किसने की थी? WHO ने। भारत, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में पोलियो का पूर्ण उन्मूलन करना था। इसमें क्या किया जाता था? प्रारंभ में तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती थी, किंतु 1998 और 1999 में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। शुरू कब हुआ? 1995 में। तब तो 0 से 3 वर्ष के बच्चों की दिया जाता था, लेकिन 1998 और 1999 आते आते इसको कितने बच्चों 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसे शामिल कर दिया गया। इसके बाद है आगे, वर्तमान में भारत क्या है? पोलियो मुक्त है। तो भारत को पोलियो मुक्त WHO ने कब घोषित किया था? 27 मार्च 2014। तो पहले तो WHO किसी भी देश को किसी रोग से मुक्त कब घोषित करता है? जब 3 साल तक एक भी रोगी उस रोग से ग्रसित न मिले तो उसे क्या घोषित कर देता है? रोग मुक्त घोषित करता है। इसी प्रकार भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 27 मार्च 2014 को। ये याद रखना, पोलियो मुक्तम कब हो गए थे? 2014 में। वर्तमान में पोलियो का उपचार ट्राइवेलेंट पद्धति के स्थान पर बाइवेलेंट पद्धति से किया जाता है। मतलब पहले ट्राइवेलेंट मतलब 3 पद्धतियों में किया जाता था, और लेकिन वर्तमान में क्या है? बाइवेलेंट 2 पद्धतियों में इसका उपचार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रेबीज या जलबित्ती। रेबीज रोग है, ये जानवरों से इंसान में होने वाला रोग है, इसलिए ये कैसा पशुजन्य भी रोग है। इसे जलबित्ती या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज रोग में क्या होता है? व्यक्ति को पानी से डरने लगने लग जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है?
हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। रेबीज का वायरस कौन सा है? रेप्टो वायरस। रेबीज से रेबडो याद रह जाएगा, तो रेबीज का वायरस कौन सा है? रेप्टो वायरस। ये वायरस संक्रमित जानवरों की लार में पाया जाता है। संक्रमित जानवर जैसे कुत्ते, बंदर, बिल्ली आदि होता है, उनके लार में पाया जाता है, अर्थात मनुष्य में ये रोग किसी जानवर जैसे कुत्ता, बंदर, बिल्ली आदि से फैलता है। तो ये कैसा है? पशुजन्य रोग भी है, पशुजन्य जूनोटिक डिजीज है। इसके अलावा रेबीज में हमारा कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? नर्वस सिस्टम पूरा प्रभावित होता है और रोगी को इसमें जैसे वो पानी पीने पर उसे क्या होता है? तंत्रिकाओं में अत्यधिक खिंचाव होता है। रोगी के द्वारा पानी पीने पर तंत्रिकाओं में अधिक खिंचाव होने से गले में क्या होता है? तेज दर्द होता है। इसलिए व्यक्ति जो रोगी होता है वो उनको क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डरने, इसलिए रेबीज को जल भीति या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रेबीज के लक्षण प्रकट होने के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित आता है, 100% घातक। इससे पहले हमने जीवाणु वाले में एक देखा था, कौन सा? टिटनस, धनुष्टंका, वो 100% घातक था, मतलब उसमें एक बार लक्षण दिख गए तो मृत्यु निश्चित है। उसके अलावा एक रेबीज है, वो भी क्या है? 100% घातक होगी। इसमें भी एक बार यदि आपको लक्षण दिख गए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। उसके बाद है डेंगू। डेंगू का वायरस याद रखिएगा कि सेम ही है, डेंगू या इसे क्या कहा जाता है? डेंग वायरस कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका है वाहक, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसका वाहक कौन सा है? मादा एडिस मच्छर। और ये तो लगभग अब आपको याद भी हो गया क्योंकि स्कूल टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक तो मलेरिया का मादा एनाफिलिस मच्छर और एक डेंगू का मादा एडिस मच्छर। मलेरिया का जो मच्छर होता है वो क्या होता है? गंदे पानी में रहता है और वहीं पर वो अंडे देता है, जबकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी में अंडे देता है और प्राय दिन में काटता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शाही मच्छर। मतलब पूरे ठर बाट से रहता है, साफ पानी में रहता है, दिन में काटता है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शाही मच्छर कहा जाता है। डेंगू में होता क्या है? ज़्यादातर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती है। इसलिए जब भी डेंगू का रोगी होता है तो उसे पूरा रक्त नहीं चढ़ा के उसमें क्या चढ़ाए जाते हैं? केवल प्लेटलेट्स ही चढ़ाया जाता है। तो डेंगू रोगी को रक्त चढ़ाते समय केवल प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं। याद रखना, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स बीमाणुओं कम हो जाते हैं। इसके अलावा है डेंगू में हड्डियों में तेज दर्द होता है। डेंगू में हड्डियों में तेज दर्द होता है और इसलिए डेंगू को क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। मतलब बुखार भी आता है और पूरी हड्डी और जोड़ों में तेज दर्द होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है डेंगू को। और डेंगू का प्रथम मामला कब आया था भारत में? 1963-64 में पश्चिम बंगाल में आया था। पश्चिम बंगाल में 1963-64 में आया था। और डेंगू का सर्वाधिक प्रकोप कब दिखने लग गया था? 1996, मतलब सर्वाधिक मृत्यु वगैरह कब हो रही थी? 1996 में। डेंगू की जांच इम्पोर्टेंट है, इसकी जांच कौन सी है? रैपिड कार्ड टेस्ट। डेंगू में कौन सी जांच की जाती है? रैपिड कार्ड टेस्ट। और बताइए कि विडाल टेस्ट किसमें किया जाता है? आप कमेंट में उत्तर दीजिए, विडाल टेस्ट कौन से रोग में किया जाता है? इसके अलावा इसके उपचार में क्या दी जाती है? दर्द निवारक दवाइयाँ और मल्टी विटामिन दी जाती है, पेन किलर और मल्टी विटामिन की दी जाती है। इसके अलावा एक इसकी वैक्सीन भी है, डेंग वैक्सीन वैक्सीन, मतलब डेंगू से ये डेंग वैक्सीन तो याद रह जाएगा ये किसकी है? डेंगू की वैक्सीन है। डेंगू के रोगी के लिए बकरी का दूध व कीवी फल अत्यंत उपयोगी होते हैं। आपने देखा जब भी किसी की भी प्लेटलेट्स भी कम होती है तो व्यक्ति को क्या कीवी फल खाने को कहा जाता है और बकरी का दूध पीने को कहा जाता है, क्योंकि इससे शरीर में क्या प्लेटलेट्स की वृद्धि हो जाती है।
इसलिए डेंगू के रोगी को बकरी का दूध और कीवी फल अत्यंत उपयोगी। तो डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है डेंगू दिवस। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और डेंगू दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रोग है सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम है, उसका विषाणु बहुत बार पूछा गया है, कौन सा इसमें वायरस है, तो वो है राइनो वायरस। तो सामान्य जुकाम में कौन सा विषाणु होता है? राइनो वायरस। और प्रभावित अंग तंत्र कौन सा है? श्वसन तंत्र। सामान्य जुकाम में हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित रहता है। एक संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज़्यादातर सामान्य जुकाम फैलता ही है। और यदि जुकाम है तो व्यक्ति को क्या दी जाती है? एंटी कोल्ड और एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो एंटी कोल्ड इसमें दिया जाता है सामान्य जुकाम में। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतने ही रोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी होंगे वो अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।